सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम मैंग टैमसन वर्सेस पूरा का पूरा ये जो फॉरेन रियलम है इनके बीच एक एपिक बैटल को विटनेस करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो जिस मौके पे एंड हुआ था भाई क्या ही गूज़बम्प वाला मोमेंट था। और अगर तुमने अभी तक उस ब्रेकडाउन वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना गाइस। चलो फिर आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि अब तक की कहानी में हुआ क्या है। सो गाइस जैसा कि फॉरेन रियलम के जो सुप्रीम बीइंग्स थे उन्होंने यहाँ पे दो कंडीशन रखी थी कि आने वाले 10,000 सालों के लिए हम तुम्हारे साथ शांति समझौता करेंगे और बदले में तुम्हें हमें हुआंग को भी सौंपना होगा और साथ ही वो जो रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स है ये दोनों। अब यहाँ पे चेस्ट बॉक्स देने के लिए तो कोई नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे जो जिन फैमिली की एशियन एंसेस्टर थी वो यहाँ पे सभी को कन्विंस कर लेती है और हुआंग को देने के लिए मान जाते हैं। साथ ही फॉरेन रियलम कहने लगता है कि हुआंग के बदले में हम बस 500 सालों के लिए शांति समझौता करेंगे, जिस पर ये लोग मान जाते हैं और यहाँ पे हुआंग को मतलब एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करते हुए इनके आगे सौंप देते हैं, जहाँ पे हुआंग को ये भी बताया जाता है कि चिंता मत करो, आज तुम्हारी कुर्बानी से जो हमें 500 साल का टाइम मिल रहा है ना, इस दौरान हम जो गार्डियन क्लैन है जो एंसेस्टर्स है उनसे कांटेक्ट बनाकर उनसे रीइंफोर्समेंट की मदद मांगेंगे, जिसके बाद 500 साल के अंदर हमारी पूरी फौज रेडी हो जाएगी और फॉरेन रियलम जब दोबारा हमला करने आएगा तो इनकी हम धज्जियां उड़ा के रख देंगे। यहाँ पे शिहा भी अपने लोग अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों को बचाने के लिए ना वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर देता है। वो अपने सारे ट्रेजर्स अपनी जो सारी की सारी टेक्निक्स थे उन्हें यहाँ पे पीछे छोड़ देता है और सीधा फॉरेन रियलम के बैटल फील्ड में उतर जाता है। और यहाँ मरने से पहले ना वो सभी को यहाँ पे निपटाना शुरू कर देता है, जो देखकर उसके सारे दोस्त ग्रैंड एल्डर की मदद लेने उनके पास पहुंच जाते हैं। और जहाँ पहले तो सबको ये लग रहा था कि ग्रैंड एल्डर्स शायद निपट गए हैं वो ट्रायल देते देते, लेकिन गाइस जब यहाँ शिहा की आखिरी सांसें चल रही थी और फॉरेन रियलम उसे बिल्कुल मौत के घाट उतारने वाला था ना, तभी यहाँ पे उसका मास्टर यहाँ पे जाग जाता है और आते साथ ही ग्रैंड एल्डर यानी कि मैंग टैमसन वो बता देता है कि क्यों उसे द ग्रेट ग्रैंड एल्डर कहा जाता है। और बस आते साथ ही भाई दालू इमोर्टल स्वॉर्ड का क्या जलवा दिखाता है और कहता है कि हुआंग मेरे बच्चे मैं आ गया। और बस यही से आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे गाइस हम ग्रैंड एल्डर को देख पाते हैं जो कि आते साथ ही मैदानी जंग में ना दालू इमोर्टल स्वॉर्ड को कमांड करते हुए यहाँ पर वो जो स्वॉर्ड फाउंटेन था ना यहाँ पर इन सभी लोगों के ऊपर उतार देते हैं। यहाँ पर फॉरेन रियलम के जितने भी लोग थे जो कि शिहाओं के आसपास जैसे कीड़े मकोड़े की तरह मंडरा रहे थे ना, उसे खाने के लिए सब को उनकी स्वॉर्ड मिटाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे वो आते साथ ही इतना बवाल क्रिएट करते हैं ना कि फॉरेन रियलम के साथ जो अभी डील इनकी हुई थी ना उसे खतरे में देखते साथ ही जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को आवाज देती है और वो भी एकदम ना अकड़ के साथ उनका नाम लेती है कि मैंग टैमसन। अब तभी इससे पहले कि वो एक लफ्ज कह पाती यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की स्वॉर्ड का एक स्लैश अटैक सीधा इसे भी आके पड़ता है। और यहाँ ये बुढ़िया जो कि तब से इतना ज्यादा बन रही थी, यहाँ पे जैसे जैसे ये अटैक पड़ता है ना भाई लिटरली इस एंशिएंट एंसेस्टर की ना सारी एंसेस्टर ग्रीवन निकाल के रख देते हैं। जैसे ही सामने वाली बॉल से टकराती है बेचारी के मतलब कल्टीवेशन डैमेज होने लगती है। अब यहाँ उसकी ये हालत देखकर जो वो यू है यानी कि सुप्रीम बीइंग फॉरेन रियलम का एक एक्सपर्ट, वो यहाँ पे देख के हैरान था कि अपने ही साथी को अगर डैमेज कर सकता है, इवन कि उनके अगेंस्ट तलवार उठा सकता है, तो ये कोई आम पर्सन नहीं हो सकता। और तो और उसने बस एक पर्सन के लिए अपनी तलवार उठाई। अब यहाँ पे वो शिहाओ की तरफ देखता है जो कि यहाँ पर अधमरी हालत में बिल्कुल सर झुकाए वहाँ पे लटका हुआ था। अब तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर 3 स्लैश अटैक सीधा इनके जनरल की ओर बढ़ा देते हैं जो कि वन ऑफ द सुप्रीम बीइंग में से एक है। और यहाँ ये देखते साथ ही चीपू एक उंगली के इशारे से ही सबसे पहले उसे आगे बढ़ा देता है और साथ ही यहाँ पर एक शील्ड भी बना देता है। लेकिन ये स्लैश अटैक जो कि दालो इमोर्टल स्वॉर्ड से निकल रही थी ना, वो यहाँ सारे के सारे शील्ड्स को ब्रेक करते हुए इस बंदे को काफी दूर पटक देती है, जिसके बाद ये अपने हाथ पैर झाड़ते हुए उसके सामने आ जाता है, यानी कि ग्रैंड एल्डर के सामने, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। और यहाँ पर वो बस इस बंदे को ही घूरे जा रहे थे और यहाँ पे ये जो जनरल था वो बताने लगता है कि मानना पड़ेगा कि 9 एवरेंट अर्थ की मिट्टी में ना अभी भी दम है, तभी तो तुम्हारे जैसे एक पर्सन को वो प्रोड्यूस कर पाया इतने सालों बाद भी। ये कहते हुए जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो स्पेस में रिपल्स होने लगते हैं, एक बहुत बड़ा सा क्रैक बनता है और इसके अंदर से सक्शन फोर्स के साथ एक जैसे ब्लैक होल जैसी बॉल बाहर निकलती है जो कि ग्रैंड एल्डर को डिवोर करने के लिए जाता है। और साथ ही इसके अंदर से काफी अमाउंट में थंडर एनर्जी और बड़ी बड़ी चट्टाने जो हैं जो कि आपस में घूमकर एक क्लस्टर का शेप ले रही थी, वो भी ग्रैंड एल्डर को डिवोर करने के लिए जाती है। अब तभी यहाँ इसके बीच में मौजूद ये बंदा जो कि एम्परर क्लैन के बड़े गुणगान कर रहा था, कहने लगता है तुम हो गए सो कॉल्ड रियलम के कोई ग्रैंड एल्डर, लेकिन एम्परर क्लैन की ताकत को फेस करने के लिए तुम अभी भी वर्थ इट नहीं हो। ये कहते हुए जैसे वो ग्रैंड एल्डर के ऊपर अटैक करता है, ग्रैंड एल्डर भी अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अगले ही पल एक स्ट्राइक उसके ऊपर कर देते हैं। और भाई ये अटैक इतना ज्यादा तगड़ा वाला था ना, इसकी छाती में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकते, वो घुमा के अगले ही पल एक और स्लैश अटैक इसकी ओर बढ़ा देते हैं। इस बंदे के होश उड़ चुके थे, जब तक एम्परर क्लैन के गुणगान गा रहा था उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसके आर्मर को वो डिस्ट्रॉय कर चुके थे और थर्ड स्लैश अटैक से बिल्कुल उसके
फोरहेड पर वो हमला करते हैं। यहाँ उसका फोरहेड क्रैक कर चुका था, बंदा स्पीचलेस। और तभी ग्रैंड एल्डर सामने आकर ना एक बिल्कुल फाइनल स्ट्राइक उसके ऊपर जड़ते हैं, जिसके अंदर भाई वो कड़ाकेदार बिजली के झटके से फील होते हैं ना कि अगले ही पर सब कुछ एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है। इसका वो जायंट सब मैसिव अटैक भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसकी बॉडी काफी ऊंचाई से सीधा नीचे जमीन की ओर जा गिरती है, जहाँ पर की फॉरेन रियलम की पूरी आर्मी मौजूद थी। और यहाँ एक इतने बड़े सुप्रीम बीइंग को ऊपर से गिरता हुआ देखकर और वो भी इतनी बुरी कंडीशन में, इन सब की हिम्मत भाई वही जवाब दे जाती है। और ग्रैंड एल्डर की बस शक्ल देखते साथ ही उल्टे पैर भागते हैं। लिटरली ग्रैंड एल्डर तब इनकी तरफ आए भी नहीं थे और ग्रैंड एल्डर कहाँ रुकने वाले थे, वो भी इन लोगों की तरफ चार्ज करते हैं। तभी चीपू कहने लगता है कि तुमने जिसकी बॉडी को इतनी बुरी तरीके से जख्म दिया है ना, ये कोई आम पर्सन नहीं है। अब तभी वो मन में कहने लगता है कि मानना पड़ेगा पूरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ में तुम इकलौते वो इंसान हो जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट जागा है। वाकई में जितना मैंने इसके बारे में सुना था ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल निकला और ये सच में तारीफ के काबिल है। लेकिन यहाँ पे ये बंदा अच्छे से जानता था कि अगर ज्यादा देर तक मैंने इससे इसकी मनमानी करने दी तो फिर कुछ भी यहाँ पे बचने नहीं वाला। तभी वो यहाँ अपने हाथ को हवा में उठाते हुए कहने लगता है कि अब जबकि हुआंग हमारे कब्जे में है तो मेरे पास बिल्कुल भी सब्र नहीं है। अब यहाँ पे वो जो जनरल था जो कि ऑलमोस्ट मौत की कगार तक पहुंच चुका था ना, उसे वो यहाँ पर उसके एंसेस्टर क्लैन का एक पावरफुल आर्ट जो है वो उसे थोड़ी देर के लिए बोरो करने देता है और यहाँ टेलीपैथी के थ्रू उसे बता देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस खेल को खत्म करना होगा और अगर तुम जल्द से जल्द इस चीज को खत्म नहीं कर पाए ना तो फिर जान लेना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हें फिर मैं खुद यहाँ से मिटा के रख दूंगा। अब तभी यहाँ पे वो अपने क्लैन का एक जायंट सा फर्नेस भी देता है जिसके अंदर वो ग्रैंड एल्डर को ट्रैप कर पाए। अब यहाँ पे वो उसे कहने लगता है कि जल्दी करो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे उसके एक इशारे से ही हवा में से ना एक जायंट सा फर्नेस सीधा नीचे की ओर आने लगता है। अब यहाँ पे इस बंदे का दिमाग पूरी तरीके से बदल जाता है। वो यहाँ पर अपने ही लोगों को इस फर्नेस को एक्टिवेट करने के लिए यूज करता है और यहाँ उनके बॉडी से पावर ड्रेन होने लगती है और तभी अचानक से इतनी टेरिफाइंग से एनर्जी अनलीश होती है जो कि जहाँ जहाँ जिसकी बॉडी से टकराती है उसकी बॉडी वहीं पे जैसे नथिंगनेस में बदल जाती है। यहाँ पे सभी लोग शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा करीब थे वो लोग तो बच ही नहीं पाते, बस उनकी हड्डियां हमें दिख पाती हैं। यहाँ पे तभी जो एंशिएंट एंसेस्टर वो कहने लगती है कि ये तो फाइनल ईयर से बिलोंग करता है, यानी कि इमॉर्टल एंशिएंट एरा से, और ये वही स्कारलेट किंग फर्नेस है जिसने की एक बार इमॉर्टल किंग को भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, बिल्कुल उसकी बॉडी को उस एंशिएंट बैटल में खून से नहला दिया था। आज ये फिर से अपीयर हो गया। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी उस फर्नेस को देख पा रहे थे। यहाँ पे हमें बताया जाता है गाइस कि ये जो स्कारलेट किंग फर्नेस है ना, ये असल में जो एंसेस्ट्रल आर्ट है ना उसका भी मैनिफेस्टेशन है। तभी यहाँ पे सडनली हम देख पाते हैं कि वो जो जनरल था जिसकी बॉडी की सारी एनर्जीज को अब अब्सॉर्ब करके ये फर्नेस यहाँ पे समन हुआ था, अचानक से इसके अंदर एक आई हमें नजर आती है और सडनली यहाँ पर वो जनरल पहले से और ज्यादा दुगनी ताकत के साथ अपीयर होता है। रात साथ ही ग्रैंड एल्डर के साथ भिड़ जाता है। जायंट की फाइट को ना नॉर्मली देखा जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर जब स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर रहे थे ना, ये बंदा उसे कहने लगता है कि अब तो मेरे साथ एम्परर क्लैन के एक सुप्रीम बीइंग का भी हाथ है, अब तुम क्या कर सकते हो। लेकिन बंदा ये भूल जाता है कि ये भी ग्रैंड एल्डर है। वो यहाँ पे भाई उसकी किसी बात को नहीं सुनते और उसे बिल्कुल घसीटते हुए ना उस फर्नेस से जा टकराते हैं और यहाँ उस फर्नेस के जो ऊपर वाला हिस्सा था ना जो कि दिखने में किसी के आई जैसा लग रहा था, उसके अंदर वो उसे बिल्कुल फेंक देता है और ये भी उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। ये देखकर जो चीपू है वो खुद भी शॉक्ड था और अब वो मन में कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये मुझे इस हद तक मजबूर कर देगा। तभी यहाँ पर वो एक दूसरे बंदे को समन करता है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ सेकंड एल्डर देखते साथ ही कहने लगता है कि अगर इस वेंजफुल सोल ने उसे एक बार पकड़ लिया ना तो फिर नहीं बच सकते वो, और ये उसी फर्नेस का ही हिस्सा है और वो उसे उस फर्नेस के बिल्कुल डीप लेयर तक घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जो वेंजफुल सोल थी जिसे कि द इमॉर्टल किंग वेंजफुल सोल भी कहा जाता है और ये स्कारलेट किंग फर्नेस ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट फॉर्म है, वो यहाँ पे आते साथ ही ग्रैंड एल्डर की तरफ भाई बहुत ही स्कैरी फेस के साथ उन्हें यहाँ पे पकड़ने के लिए जाते हैं। सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जब लास्ट टाइम बैटल हुआ था ना तो फॉरेन रियलम ने इस मेथड का यूज किया था हमारे जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जो बड़े बड़े सुपर बीइंग्स हैं उन सभी को मौत के घाट उतारने के लिए, और उन्होंने तो इस फर्नेस के अंदर इनको रिफाइन कर दिया था। इस दौरान जब वो ग्रैंड एल्डर को ग्रैब करने वाला था ना, तभी जैसे वो अपनी आंखें खोलते हैं वो यहाँ पे कुछ सेंस करते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या ये जो सोल मैं देख पा रहा हूँ ये असल में हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के किसी सेज का है जिसे कि यहाँ पर कैद करके रखा गया है। अब जैसे ये थॉट इनके मन में आता है ना, वो इमीडिएटली अपने इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर का यूज कर देते हैं ताकि वो इनकी जो कॉन्शियसनेस है उसे अवेकन कर पाए, और सीधा जाकर वो यहाँ उसकी बॉडी में समा जाती है और धीरे धीरे करके जैसे वो उसे मसलने वाले थे ना, अचानक से वो फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कि जो फोर्स उन्हें बाइंड किए हुए थी वो टूट जाती है। और यहाँ पे जैसे उनकी आंखों में वो पुरानी चमक ग्रैंड एल्डर देखते ना, वो समझ आते हैं कि उनका अंदाजा सही था। इवन कि यहाँ पे जो बाकी के लोग थे वो भी समझ आते हैं कि ये तो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के फॉलन हीरोज हैं। यहाँ पे अब सभी लोगों के अंदर जोश आ जाता है। वो लोग उनसे कहने लगते हैं कि प्लीज आप हमारे हीरो है, जाग जाइए, होश में आइए। अब तभी यहाँ पे बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ ये तो हमारे इमॉर्टल किंग हैं जो कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग इमोशनल भी हो जाते हैं कि मरने के बाद भी वो लोग इतने ज्यादा
टारगेट थे कि उनकी बॉडी को रिफाइन करके ये लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं। प्रिंसेस को ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है। वो कहने लगती है कि एक इमॉर्टल किंग मरने के बाद भी क्या सुकून से नहीं रह सकता है? इस हद तक का टॉर्चर कौन करता है? तो मतलब ताकतवर होने का अंजाम ये होता है कि अगर एक बार हम फॉरेन रियलम के हाथ लगे तो ये होगा। अब फॉक्स गर्ल कहने लगती है कि अगर वो लोग एक इमॉर्टल किंग के साथ ये कर सकते हैं तो फिर हम क्या चीज है? हमने एक सेंचुरी में किसी ना किसी को तो इनके हवाले सौंप दिया और देखो जरा उनकी हालत क्या हो गई। लेकिन फिर भी ये लोग अभी तक नहीं रुके। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इंपीरियल पास इस स्कारलेट किंग फर्नेस से डिफरेंट कैसे हुआ। ना वो हमारे लोगों को रिफाइन करने से रुक रहे हैं, ना ही हम उन्हें देने से रोक रहे हैं। अब प्रिंसेस को अपने एंसेस्टर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगती है कि हाँ, हमारे एंसेस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मरने के बाद भी उन्हें फॉरेन रियलम की ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे उससे रहा नहीं चाहता और वो रोते हुए अपने एंसेस्टर को अवेकन करने की कोशिश करती है। सारे के सारे लोग उसका साथ देते हैं और सीनियर कहते हुए उनसे कहने लगते हैं कि प्लीज सीनियर जागिए, हमें आपकी जरूरत है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आजाद हैं। अभी यहाँ पे हम देख पाते कि इन सब की आवाज सुनकर ना फॉरेन रियलम पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ बस यहाँ पर सीनियर के फॉरेन रियलम पूरी तरीके से चुप हो जाता है। बैटल अरीना पूरी तरीके से गूंज उठता है। सडनली यहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से होश आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हैं इवन के मरने के बाद भी। तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर वो जो स्कारलेट किंग फर्नेस था ना उसके ऊपर एक तगड़ा वाला स्लैश अटैक करता है जिससे ये पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पे ये जो इमॉर्टल किंग का सोल था ये भी आजाद हो जाता है। अब यहाँ उस फर्नेस के पीछे ही हमें शी हाओ नजर आता है जो की अधमरी हालत में मौजूद था। तभी ग्रैंड एल्डर उसके पास उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। सारे लोग कहने लगते हैं कि हमें हुआंग को बचाना होगा। अपने दोस्त अपने साथी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, उसने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जो इमॉर्टल किंग्स और बाकी सबके साथ होता आया है हम उसके साथ नहीं होने दे सकते। यहाँ पे सभी लोग हुआंग को बचाने के नारे लगा रहे थे जो देखकर इवन की जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो भी बीच बचाव के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वैंग फैमिली का एंसेस्टर उसे रोक लेता है और कहने लगता है अब अगर तुम कुछ भी बोलने गई ना तो फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। वही दूसरी तरफ यहाँ पे जो थर्ड एल्डर है वो कहने लगते हैं कि हालांकि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो न्यू जनरेशन के डिसाइपल से कहने लगते हैं कि आगे बढ़ो, तुम हमारी आने वाली पीढ़ी हो, तुम्हारे ऊपर हमें पूरा यकीन है, तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हें पीछे से बैकअप देंगे। यहाँ पे तभी सभी लोग एक एक करके मैदान जंग में उतरने लगते हैं हुआंग को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर मन में कहने लगते हैं कि ये जंग सिर्फ हुआंग को बचाने की नहीं है, ये हमारे आत्मविश्वास, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हर एक चीज को बचाने की जंग है। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि इंपीरियल पास से जब सभी लोग निकलते हैं ना ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है। अब गाइस सभी लोग मैदान में उतर जाते हैं लेकिन ग्रैंड एल्डर अलग ही फॉर्म में थे जहाँ पे वो उस बैटल वैनर को बाहर निकालते हैं और जिसके जरिए से यहाँ पे वो सबके ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला अटैक करते हैं। लिटरली हमारे ग्रैंड एल्डर ना अकेले ही वन मैन आर्मी है और यहाँ पर जैसे वो उस ब्लड वॉर बैनर का जो डैमेज रिवर्सल है इसे एक्टिवेट कर देते हैं जिसके चलते इनकी बॉडी में भी धीरे धीरे क्रैक पड़ रहे थे और ये खून की उल्टियां करते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि हुआंग को बचाने के लिए ये जरूरी है। अब यहाँ पे सारे लोग कहने लगते हैं कि आखिर इस बुढ़े को क्या लगा है कि एम्परर ग्लैंड जिस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा हो ये लोग उससे छीन के ले जा सकते हैं, कभी नहीं। ये कहते हुए वो बाकी सारे लोगों को ऑर्डर देती है कि जाओ और जाके इसे बिजी रखो। इस दौरान ये जो पीछे कैरेज था ना इसके अंदर हुआंग को इन लोगों ने बांध के रखा था और ये लोग ले जाने में बिजी थे। तभी यहाँ ग्रैंड एल्डर जो कि अब ट्रेजर से फाइट कर रहे थे, यहाँ पे जब वो इन लोगों को निपटाने में बिजी थे ना तभी यहाँ एक एक करके सबके सब अपने अपने ट्रेजर के जरिए से उन पे हमला कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर जाती है कि यहाँ पे ये जो कैरेज है यहाँ से उड़ के जा रहा है जिसके अंदर शी हाओ मौजूद है। तभी यहाँ जैसे वो उसकी तरफ जाने लगते हैं पीछे से एक और बंदा उनके ऊपर हमला कर देता है। अब वो उसे रोकते हुए जैसे शी हाओ की तरफ देखते हैं तो ये कैरेज और दूर निकल चुका था। अब यहाँ पे दूसरा बंदा उनके ऊपर हमला करने चाहता है। यहाँ पे उनकी सटक चुकी थी, वो यहाँ सभी को किनारे करते हुए ना सीधा शी हाओ की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन तीन बंदे एक साथ उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को इतना ज्यादा डेस्परेट होता हुआ देखकर ना जो चीपू है वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा ऐसी उम्र पे और ऐसी कल्टीवेशन के साथ तुम किसी के लिए इस हद तक जाओगे, मुझे लगा नहीं था। तुम उस लड़की की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो। सच में तुम्हारी जो फीलिंग्स है ना उसके लिए ये तुम्हारा एक डिस्ट्रैक्शन है और जो कि तुम्हारे अपने कल्टीवेशन के लिए ना बहुत बड़ा बोझ बनने वाला है। सच बता रहा हूँ, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब तभी यहाँ पे उसके पीछे जो क्रैक बना था उसके अंदर से बस ये जो कैरेज था ना ये गुजरने वाला था। तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपने स्वॉर्ड से एक बहुत बड़ा स्लैश व्हील बनाते हैं जो कि सीधा जाकर इस बंदे के आर पार हो जाता है, मतलब कि इसके थ्रोन के आर पार। जिसके बाद इसके पीछे वो जो बड़ा सा जाइंट सा क्रैक बना था ना जिसके अंदर से ये कैरेज जाने वाला था, इससे टकराते साथ ही वो पूरी तरीके से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कैरेज वहीं थम जाता है। ये जो थ्रोन था जिसके ऊपर चीपू सवार था ये भी बुरी तरीके से शेक कर जाता है। अगले ही पल हम देख पाते हैं कि भाई ग्रैंड एल्डर का ये स्लैश अटैक इसने तो इसके थ्रोन तक की धज्जियां उड़ा दी थी। और यहाँ जब ये सब के सब लोग ना उसके ऊपर हमला करने
मारने जाते हैं ग्रैंड एल्डर के ऊपर, तो यहाँ से चीपू अपने पावर का यूज करते हुए सबको डिसअपीयर कर देता है और खुद मैदान जंग में उतर जाता है। अब यहाँ पे चीपू अपने स्पेयर को समन करते हुए उनके सामने आ जाता है। ग्रैंड एल्डर बहुत ही कूल वे में कहते हैं कि इतने सालों से हमारा इंपीरियल पासमा एक एम्परर क्लैन के किसी बंदे के सिर को मिस कर रहा है और उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमें किसी की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, और मुझे खुशी है कि वो इंसान तुम होने वाले हो। अब ये कहते हुए वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों सुप्रीम बीइंग्स एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि इनके आसपास का माहौल ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे चीपू इंपीरियल सोवरेन फिंगर, जैसे कि चीपू लीनेज के जो सेक्ट प्रोटेक्टिंग एंसेस्ट्रल आर्ट है कहा जाता है, वो उसे एक्टिवेट करता है। जहाँ जैसे वो इस चीज का यूज करता है ना, वो ऑन द स्पॉट टाइम डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। अब टाइम डोमेन इतना ज्यादा खतरनाक है कि भाई यहाँ तुम स्पीड कैलकुलेशन हर एक चीज को ना अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ग्रैंड एल्डर जो कि उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे, इस दौरान टाइम डोमेन के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं। उनकी स्वॉर्ड रुक जाती है और इस दौरान शीहो का वो जो कारवा था वो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी चीपू कहने लगता है कि अब तुम्हारी जिंदगी और मौत ना मेरे हाथों में है, क्योंकि तुम टाइम डोमेन के अंदर ट्रैप हो चुके हो। अब ये कहते हुए जैसे वो अपने स्पेयर से ग्रैंड एल्डर के ऊपर हमला करने जाता है ना, ग्रैंड एल्डर एक सांस लेते हैं और अगले ही पल इसके टाइम डोमेन को डिस्ट्रॉय करते हुए ना सीधा इसके ऊपर हमला कर देते हैं, वही व्हील वाला अटैक करके। इसके चलते चीपू शॉक्ड हो जाता है और काफी दूर जाके गिरता है और यहाँ उसका हाथ पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था। वो देख के हैरान था कि कोई टाइम डोमेन को भी ऐसे डिस्ट्रॉय करके इतना ऑफेंसिव अटैक कर सकता है और मुझे कोई वाउंड कर सकता है। हाँ, अब तभी यहाँ पे उनकी अब टाइम डोमेन से बाहर आते साथ ही सीधा वो शीहाओ के कारवां की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेन रियलम के दो सुप्रीम बीइंग्स उन्हें पूरी तरीके से फंसा लेते हैं और पीछे से एक बंदा स्पेयर से उनके ऊपर हमला कर देता है और आए हाय पीछे से बिल्कुल ना उन्हें लग भी जाती है वो जो स्पेयर था, जो देखकर सबके सब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को आवाज देने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद है। और ये जो काम था ना, ये जो अटैक किया था, ये असल में डार्क नाइट सुप्रीम बीइंग जो कि फॉरेन रियलम का असासिन है उसने किया था और यहाँ पर उसी ने ट्रैप किया था ग्रैंड एल्डर को। अब ग्रैंड एल्डर उसकी तरफ देखते हैं, जिसके बाद शीहाओ के उस कारवां की तरफ देखते हैं जिसके अंदर वो अभी भी फंसा हुआ था, लेकिन इस दौरान तक उसे होश आ चुका था। शीहाओ जो कि अधमरी हालत में यहाँ से जा रहा था, अभी ग्रैंड एल्डर अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करते हैं और यहाँ अपनी जवानी में जिस वेपन को यूज करते हैं वो उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं, यानी कि तीर कमान। और जिसे देखकर जो सेकंड एल्डर थे वो तो इसे पहली नजर में ही पहचान लेते हैं कि ये वही वेपन है जिसे कि सीनियर मेंग त्यानसेन अपनी जवानी के दिनों में यूज किया करते थे। यहाँ पर तीर को वो तान लेते हैं और ये तीर कमान बहुत ज्यादा मैसिव था। दूसरा एल्डर बताने लगते हैं कि मुझे आज भी याद है कि जवानी के दिनों में उसने बॉडी एज अ सीड पैथ को चुना था, जो कि उसे ऑलमोस्ट मौत के मुंह तक ले गया, लेकिन वो वहां से भी जिंदा वापस आया। इसी के चलते इस किलिंग बो की जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा हैवी है और ये वेपन भी उसके साथ ऑलरेडी हाफ डिस्ट्रॉय हो चुका है। शायद वो इसे इस आखिरी बारी चला पा रहा है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर तीर को तानते हुए कहने लगते हैं कि हाँ, ये तीर बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान को मार सकती है, हेवन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यहाँ तक कि जो इसके रास्ते में आएगा ये सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अब मेरे इस तीर को तुम सबकी जिंदगी चाहिए। ये कहते हुए वो इस शार्प एरो को चला देते हैं और भाई यहाँ चलाते वो एक तरफ है, लेकिन इसके हजारों क्लोन बनकर ना जितने भी लोग थे सभी को ये जा लगते हैं। जिनको भी ये तीर लगता है वो ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। ये नजारा देखकर एंड किंग कहने लगता है कि भाई इससे ग्रैंड शो कुछ हो ही नहीं सकता। इस पूरे रियलम में अगर कोई मेरा फेवरेट पर्सन है ना मेरे दोस्त के बाद, तो ये वही है ग्रैंड एल्डर। ये तो ग्रेट लुओ स्वॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक है। अब तभी यहाँ पे किंग ये बताने लगती है कि ग्रेट लुओ स्वॉर्ड को कमांड करना पड़ता है और वो डिफेंस करती है, लेकिन वो कभी भी अपने मन से खुद से कभी भी अटैक करने नहीं चाहती। अब ग्रैंड एल्डर तभी इतने लोगों को निपटाने के बाद बताने लगते हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि इंपीरियल पास को मुझे इज्जत देनी है और अब तक वो खून का प्यास आ रहा है, लेकिन तुम्हारे सो कॉल्ड एम्परर क्लैन के किसी बंदे का सिरना आज इंपीरियल पास को मैं एज अ ऑनर के तौर पे उन्हें पेश करूंगा। और जितने भी हमारे हीरोज मरे हैं सिर्फ इंपीरियल पास को बचाने के लिए, ये मेरी तरफ से उन्हें एक ट्रिब्यूट भी होगा। यहाँ पे चीपू कहने लगता है कि एम्परर क्लैन कोई मामूली क्लैन नहीं है और तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अपनी ट्रू ब्लड लाइन को पूरी तरीके से अवेकन नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारी ये ब्रोकन बॉडी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो एक बीस्ट को भी समन कर चुका था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसे अनडिफीटेड बीस्ट कहा जाता है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपनी बची कुची बॉडी स्ट्रेंथ के जरिए से वापस से तीर को तान लेते हैं और इस दौरान यहाँ पे देखा जा सकता था कि इनकी बॉडी से ब्लड कैसे ड्रेन हो रही थी, इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और तभी वो उस तीर को चला के मारते हैं। अब चीपू इस बीस्ट के जरिए से एक स्पेयर सीधा उसकी तरफ थ्रो करता है। उसे लग रहा था कि ये जो स्वॉर्ड स्पेयर है ना ये बहुत इजीली उसके तीर को रोक लेगा, लेकिन यहाँ जैसे ही तीर उससे टकराता है तो सबसे पहले ये स्वॉर्ड स्पेयर टूटता है और जो देखकर चीपू के होश उड़ चुके थे। चीपू की बोलती बंद हो जाती है और सीधा ये तीर इसके फोरहेड के आर पार हो जाता है और ये तीर फिर इसके पीछे मौजूद जाइंट से बीस्ट से जा टकराता है, जिसे कि दी अनडिफीटेड बीस्ट कहा जाता है। भाई ये तीर जैसे इस बीस्ट को लगता है ना वो भी ऑन द स्पॉट निपट जाता है। अब यहाँ पे ये बंदा चीपू जो कि बिल्कुल चुप हो चुका था और कहने लगता है कि कैसे हो सकता है ये, पर तभी ग्रैंड एल्डर जाते जाते इसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, लिटरली इसकी हड्डियों को चूरमा बनाते हुए कहने लगते हैं कि अगर दोबारा तुम लोगों ने इंपीरियल पास में घुसपैठ करने की कोशिश की, दोबारा
यहाँ पे दिखे ना तो तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होगा, तुम्हें लौटने का मौका नहीं मिलेगा दोबारा। अब यहाँ पे सभी लोग ये सुन के ना बिल्कुल चुप हो जाते, पिन ड्रॉप साइलेंट था इस पूरे बैटल एरिना में। अब तभी बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि तो क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे रियलम का जो दाव है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन सीनियर मेंग त्यानसेन उसे तो किसी की भी जरूरत नहीं है, उन्हें किसी ब्लड लाइन की पावर की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद पे रिलाई करते हैं और वही काफी है। फॉरेन रियलम के लोग भी मान जाते हैं कि भाई हाँ, ये भले ही एक ट्रू इमोर्टल ना हो लेकिन ये एक हाफ स्टेप इमोर्टल है। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इतने जंगों के बाद अब यहाँ पे जो हमारे इंपीरियल पास है इसने आज की इस लड़ाई को जीत लिया। फॉरेन रियलम के लोग इतना जानते थे कि अगर आज ये नहीं होता ना तो कब का हम इनके पूरी धज्जियां उड़ा के रख देते, और आज ये रियलम भले ही इसके वजह से पूरी तरीके से सही सलामत है लेकिन ये रियलम ज्यादा देर तक इससे बचा नहीं पाएगा। यहाँ पे सभी लोग जश्न मनाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर जो कि शिहाओ के उस कैरेज की ओर बढ़ रहे थे, सडनली वो एक्सप्लोड करते साथ ही यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेस में एक डबल लेयर क्रैक बनते हुए नजर आता है, जो देखकर एंशिएंट एंसेस्टर कहती है मैंने बहुत पहले कहा था, मैंने कहा था कि एम्परर क्लाइन को हम प्रोवोक नहीं कर सकते, अब देखो इसका नतीजा क्या होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इस डिजास्टर से हम सबको बचा सकूं लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, सबको अपनी मनमानी करनी, और देखो एट द एंड ये डिजास्टर हम पे आ ही गया। यहाँ पे तभी एक इमॉर्टल किंग को हम उस क्रैक के उस पार देख पाते हैं, जिसे देखकर सबके सब उसके सामने नतमस्तक हो चुके थे फॉरेन रियलम के लोग। और यहाँ पे चीपू हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिस लड़के के पीछे इमॉर्टल किंग खुद पड़ा हुआ है उस लड़की को हम ऐसे ही जाने देंगे? हाँ, वो जो प्रिजन कैरेज था ना वो तो न जाने कब का हेवन अबिस को क्रॉस करके उस पार पहुंच चुका है। अब तुम्हें मुझे मारना है या फिर मेरे टुकड़े टुकड़े करने ये तुम पर है, लेकिन हुआंग तो तुम्हें वापस मिलने से रहा। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर चीपू को एज अ बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करने का सोचते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए ना, तुम्हारा ये सुप्रीम बीइंग, तो चुपचाप हुआंग को मेरे हवाले कर दो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ पे सारे लोग ये नजारा देख रहे थे और फॉरेन रियलम वाले सोच रहे थे कि क्या हमें ये ट्रीट करनी चाहिए। यहाँ पे तभी चीपू कहने लगता है कि हमारे एंशिएंट एंसेस्टर खुद हुआंग को ट्रैप करना चाहते हैं, उसे कैप्चर करना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि वो लोग कभी भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बिल्कुल नहीं। देर किस बात की, चुपचाप मुझे खत्म कर दो। यहाँ पे तभी वो उसकी सोल को ना, प्रीमोर्टल सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल के कहने लगते हैं कि हुआंग ने हमारे रियलम के लिए बहुत कुछ किया है और जब तक उसे बचाने का मेरे पास एक आखिरी मौका भी होगा मैं तब भी हार नहीं मानूंगा। अब ये कहते हुए वो सभी को बता देता है कि जब तक हुआंग हमें वापस नहीं दिया जाएगा तब तक ये बंदा हमारे पास एज अ हॉस्टेज के तौर पे रहेगा और अगर हुआंग को जरा भी तकलीफ पहुंची ना तो इससे मैं मार दूंगा। अब ये कहते हुए उसकी सोल को ना वो ट्रैप कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें मेरा सौदा मंजूर नहीं तो चुपचाप यहाँ आओ और फाइट करते हैं और जिसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहते हुए अपना सेंटेंस वो क्लियर कर चुके थे। फॉरेन रियलम का ये जो जाइंट सा क्रैक था ये और ज्यादा बड़ा होने लगता है। तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर वो जो ब्लड वॉर बैनर है उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी, तुम कब जागोगे, कब तुम अपने ट्रू पावर अनलीश करोगे? आयरन ब्लड वॉर बैनर में तुमसे बात कर रहा हूँ। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि हेवन एबिस सामने हमारे मौजूद है, तो आखिर हमें एक इमॉर्टल से डरने की क्या जरूरत है? जाओ जाके इन सभी के धज्जियां उड़ा दो। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फॉरेन रियलम के इमॉर्टल किंग की तरफ से जब ये अटैक आता है ना तो आयरन ब्लड वॉर बैनर इमीडिएटली उसके सामने जाकर अपनी पावर को वीकन करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। लिटरली कोई सिंगल अटैक भी बैनर को क्रॉस करके इस ओर नहीं आ पाता और तभी यहाँ जो क्रैक बना था जिसके अंदर से वो इमॉर्टल किंग हमला कर रहा था, सडनली वो क्रैक भी क्लोज हो जाता है और यहाँ से फॉरेन रियलम के लोग चले जाते हैं। जिसके बाद वो फ्लैग सीधा ग्रैंड एल्डर के हाथों में आ जाता है जिसे वो बहुत ही शान से पकड़े हुए थे और सभी लोग अब उन्हें सहारा देने आते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर सभी से कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी से कहने लगते हैं कि सब के सब एक साथ इंपीरियल पास में वापस चलो। अब यहाँ पे सभी लोग जाने लगते हैं लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि उन्हें हुआंग की बहुत ज्यादा फिक्र है और तभी वो पीछे मुड़ते हुए उस ओर देखते हैं और मन में कहते हैं कि हुआंग आखिर हम कब उस रास्ते को मिटा के रख देंगे जो कि फॉरेन रियलम और हमारे रियलम को जोड़ता है? आखिर हम इसे कब डिस्ट्रॉय करेंगे? अब गाइस इसके आगे की कहानी सुनना, वीडियो एंड मत करना क्योंकि भले ही एपिसोड एंड हो चुका है लेकिन यार ये जो ट्रेलर में जो देखा ना भाई उसे देखकर तुम्हें बहुत सुकून आने वाला है क्योंकि नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे ग्रैंड एल्डर ना अपनी पूरी भड़ास निकालेंगे, पूरी भड़ास, जो गुस्सा, जो कुछ भी उस चुड़ैल ने किया था, याद होगा तुम्हें, वो खूसट बुढ़िया, वो सो कॉल्ड एंशिएंट एंसेस्टर जिसके चलते आज हुआंग फॉरेन रियलम के हाथों में है, उस चुड़ैल को वो नहीं छोड़ता। वो तो उसे इतने थप्पड़ मारते हैं कि लिटरली मार मार के इसका गाल सुजा के रख देते हैं, खून तक निकल चुका था और इसको बस थप्पड़ पे थप्पड़ मारते रहते हैं। और भाई हर एक सवाल का जवाब लिया जाएगा, जो कुछ भी इसने किया है ना, आखिर इसको किसने ये अथॉरिटी दी ये फैसला लेने की, सबका वो हिसाब लेंगे। और भाई परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं आज शायद इस पूरे एंटायर वीक में ना सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इससे ज्यादा शायद ही मैं किसी और एपिसोड के लिए एक्साइटेड होंगी। तो अगर तुम भी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।